नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपर्दन क्रिया को पढ़ेंगे कि अपर्दन क्रिया क्या होती है। इंग्लिश में इसे इरोजन कहते हैं। ग्रीक भाषा की बात करते हैं तो ग्रीक भाषा में इसे इरोडेयर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है घिसना या रगड़ना। तो ये इसका अर्थ हुआ घिसना या रगड़ना। अब जब घिसना क्या होता है, जो अपक्षय वाली क्रिया थी, अपक्षय वाली क्रिया में जो शैले थी, शैले टूट करके विखंडित हुई। जब ये विखंडित हुई तो मैंने ये भी बताया था आपको कि ये शैले ढीली पड़ जाती हैं। जो शैले हैं ये ढीली पड़ जाती हैं। इनकी जो इनकी गैपिंग होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो जब ये ढीली पड़ती है तो गतिशील साधनों के द्वारा, गतिशील साधन क्या है, जैसे जल निरंतर चलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। आपने नदी, नाला, नहर इत्यादि आपने देखा होगा, चलते रहते हैं। तो इसे हम गतिशील की क्रिया में लाते हैं कि ये गतिशील क्रिया है। दूसरा, आपने पवनों को देखा होगा, पवन या वायु। वायु भी निरंतर वेग से चलती रहती है, धीमी हो तेज हो, लेकिन ये भी निरंतर चलती रहती है। उसके बाद आपने हिमानी को देखा होगा, जहां बर्फ के ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो वहां से भी पानी या हिमालय जो है वो वहां से गलती है और आगे प्रवाहित हो जाती है। आपने लहरों को भी देखा होगा, जो लहरें समुद्र में उठती हैं उन्हें भी देखा होगा, वो भी निरंतर अपना क्रिया करती रहती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये गतिशील साधन के रूप में आते हैं। ये गतिशील साधन है। गतिशील साधन ही विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न क्रियाएं, जो ही मैंने क्रियाएं बताई, इन क्रियाओं के द्वारा जो शैले हैं, ये शैले जो टूटी हुई शैले होती है, इन्हें काट छाट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो ये अपर्दन क्रिया कहलाती है। तो साथियों, यहीं से हमारी ये अपर्दन क्रिया निकल करके आती है कि अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी पदार्थ को ले जाना, अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट है, अपर्दन क्रिया के जो तत्व कह सकते हैं या जो साधन कह सकते हैं, तो अपर्दन क्रिया के निम्न साधन हैं। जैसे साधन नंबर 1, जल प्रवाह, जल निरंतर चलता रहता है। दूसरा होता है हिमानी। तीसरा, पवन या वायु। चौथा, भूमिगत जल। पांचवा, लहरें। अब लहरों में तरंग भी आती है, ज्वार भाटा भी आता है और समुद्री धाराएं भी आती हैं। तो ये सारी क्रियाएं क्या है हमारी, ये अपर्दन क्रिया के साधन है। कि अब बात करते हैं इसी के बारे में। जैसे जल प्रवाह है, हमारी नदियां हैं, नहरें हैं, नहरें, नदियों में नालियां भी होती है, नाले भी होते हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या है कि जो शैलें निकलती हैं, उन शैलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं आसानी से। हिमानी जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, पिघलने के बाद जितने भी शैलें विखंडित होती हैं वो जल के साथ
आपस में क्रिया करके इन्हें महीन कर देती है और ये आगे बढ़ जाती है, नदियों का रूप धारण कर लेती है, ये ग्लेशियर। पवन, वायु अपने वेग से जब वो उड़ती है, चलती है वायु, तो बारीक और हल्के कणों को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, और जो भारी कण रहते हैं उन्हें अपनी ताकत से सरका करके आगे बढ़ा देती है। तो ये भी हमारी अपर्दन क्रिया का एक कारण होता है। भूमिगत जल, क्योंकि हमारे जो हैंडपंप लगे होते हैं, जो टंकी लगी हुई होती है, वो धरती के अंदर से पानी निकालती है, तो उसमें भी क्रियाएं चलने वाली होती है, गतिशील। क्योंकि जब हम हैंडपंप को निकालते हैं तो वहां हमें बारीक बालू मिलता है, बालू निकलता है नीचे से, तो वो भी हमारी अपर्दन क्रिया के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हमारी लहरें, जो तरंगे हैं ज्वार भाटा के साथ समुद्री धाराओं के द्वारा, कि पहले आगे जाती है फिर पीछे आती है, तो ये भी हमारी अपर्दन क्रिया का ही एक साधन है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि अपर्दन के जो प्रकार हैं, अपर्दन क्रिया जो है वो कितने प्रकारों से होती है। तो अपर्दन के प्रकार, अपर्दन के जो प्रकार हैं, नंबर 1 अपघर्षण, दूसरा सन्निघर्षण, तीसरा अपवाहन, और चौथा जलगति क्रिया। ये 4 प्रकार के अपर्दन होते हैं: अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन और जलगति क्रिया। जब हम अपघर्षण की बात करते हैं तो अपघर्षण में बड़े बड़े शैलखंड, गोलाक्ष, बालू, पत्थर, कंकड़ आदि नदियों के द्वारा, हिमानी के द्वारा, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गतिशील होते हैं तो आपस में इनके जो काट छाट होती है, उसी काट छाट के आधार पर इन्हें अपघर्षण की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि आपस में अपघर्षण रगड़ करते हैं एक दूसरे से। इस तरीके से ये रगड़ खाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और यही हमारे अपघर्षण की श्रेणी में आते हैं। जब सन्निघर्षण की बात करते हैं तो सन्निघर्षण यही शैल खंडों को आपस में रगड़कर, यहाँ काट छाट कर था तो यहाँ रगड़कर, एक दूसरे में रगड़ होती है, रगड़कर या टकराकर इन्हें छीन कर देते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा कर देते हैं, महीन कर देते हैं, और ये नदियों, हिमानियों, वायु के द्वारा आगे ये सन्निघर्षण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसे हम सन्निघर्षण कहते हैं, क्योंकि जितने भी गतिशील क्रियाएं होती हैं वो आपस में इन पदार्थों को, जो शैलखंड या गोलाक्ष, बालू, कण, पत्थर, कंकड़ आदि जो मैंने गिनाए, वो आपस में रगड़ खा करके, टकरा करके ये बिल्कुल छीन हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, महीन हो जाते हैं। इसी को हम सन्निघर्षण कहते हैं। तीसरा है अपवाहन। अपवाहन जितने भी ये शैलखंड, गोलाक्ष, बालू का पत्थर, कंकड़ आदि मैंने लिखा है आपको, तो ये सब क्या है, ये अपवाहन में ये वायु के द्वारा, जो वायु चलती है उसमें ये बारीक कणों को तो उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, लेकिन जो भारी कण मिलते हैं या कण रह जाते हैं उन्हें वो रगड़ कर आगे बढ़ा देती है। तो ये हमारी अपवाहन कहलाती है, जो हमारी
वायु वेग के आधार पर चलता है। जल गति हमारी नदियों के द्वारा और हिमानियों के द्वारा ये जल गति होती है, जो हमारी जल गति इन्हीं पदार्थों को, सैलों को आगे बढ़ाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो ये हमारी जल गति कहलाती है। क्योंकि गति होती है जल के अंदर, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, निरंतर चलता रहता है, लहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा, समुद्री धाराओं के द्वारा, ज्वार भाटा के रूप में ये जल हमारा चलता रहता है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी अपर्दन के ही रूप में आते हैं। तो आज का ये चैप्टर था अपर्दन, तो जो आज हमने क्लियर कर दिया। साथियों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।